जागो जनमत में संडे बिग बॉस के आज के विशेष मेहमान हैं शहर के जाने माने नेत्र सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे। मैं हूं सुरक्षा राजोरा। आइए आपको रूबरू करवाते हैं डॉक्टर सुरेश पांडे से और जानते हैं उनके जीवन के विशेष कुछ अनछुए पहलू को, साथ में कोविड-19 के होने वाले प्रभावों के बारे में। आपका स्वागत है सुरेश पांडे जी हमारे स्टूडियो में। सर, आप सुप्रसिद्ध नेत्र सर्जन हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी ख्याति है, तो कैसे इस सफर को आपने पूरा किया और प्रेरणा कहाँ से मिली? नेत्र सर्जन बनने की प्रेरणा मुझे अपने आदरणीय दादाजी के माध्यम से मिली। मैंने MBBS कोर्स में एडमिशन लिया जब मैं मात्र 17 साल का था और उस समय कोचिंग के साधन उपलब्ध नहीं थे। तो मेडिकल कॉलेज जबलपुर से मैंने 21 साल की उम्र में MBBS पास किया। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप की। फिर उसके बाद इंटर्नशिप करने के बाद मेरा रुझान नेत्र चिकित्सक बनने में था, तो इसलिए मैंने देश के सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सा संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGI चंडीगढ़ से मैंने नेत्र चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। और MS ऑप्थेल्मोलॉजी करने के बाद फिर मैंने 5 साल अमेरिका में और 2 साल ऑस्ट्रेलिया में नेत्र सर्जन की एडवांस फेलोशिप ट्रेनिंग की। तो ये जो सफ़र रहा ये बड़ा लंबा सफ़र था, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में डॉक्टर बनने का सफ़र हमेशा एक लंबा सफ़र होता है। उसमें बड़े धीरज की, बड़ी परसिस्टेंस की ज़रूरत होती है। और मुझे मेरे केस में मेरे रोल मॉडल थे वो मेरे दादाजी थे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर भी थे। उन्होंने बलिया में 1942 में बागी बलिया मूवमेंट में फ्रीडम फाइटर के रूप में भाग लिया था और वो एक सफल नेत्र चिकित्सक भी थे। उन्होंने 1937 में PD गिरधर जो कृष्णलाल जालान आई हॉस्पिटल भिवानी है, वहाँ से नेत्र चिकित्सा विज्ञान में नेत्र ऑपरेशन की विशेष ट्रेनिंग प्राप्त की थी और उनके द्वारा किए गए ऑपरेशन से मुझे नेत्र सर्जन बनने की विशेष प्रेरणा मिली। सर, आपके बचपन के बारे में बताएं, कहाँ आपका बचपन? मेरा बचपन रावतबाड़ा के पास एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है मोहना। वहाँ मेरा बचपन बीता है और पढ़ाई मैंने जो गांव की प्राइमरी स्कूल से की थी, उसके बाद फिर मैंने पास के स्कूल एग्लिंगपुरा से अपनी पढ़ाई की और फिर उसके बाद में मैंने 9th 10th 11th रावतबाड़ा से मैंने शिक्षा अपनी प्राप्त की। तो एक्चुअली मेरा जो बचपन था वो इस प्रकार से गांव के वातावरण में गुजरा और मैंने हिंदी मीडियम की स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेडिकल कॉलेज में जो PMT एग्ज़ाम होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट, उसका एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसको क्लियर कर लिया। कितना स्ट्रगल करने पड़ा खासकर से पेरेंट्स को, क्योंकि आर्थिक स्थिति जैसे आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो कितना मेरे माता पिता जो थे वो ग्रामीण परिवेश में थे और पिताजी मेरे शिक्षक थे और हम लोग एक्चुअली क्या था कि 3 भाई हैं और 1 बहन है। तो सभी लोग की शिक्षा के लिए पिताजी उस समय जो एक स्कूल टीचर थे, तो काफ़ी स्वाभाविक रूप से उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और सभी बच्चों को पढ़ाने में का जो उनका जो फाइनेंशियल बजट था बड़ा टाइट रहा। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता ने हम लोगों को शुरू से ही बड़ा मोटिवेटेड रखा, प्रेरित करते रहे कि आपको अच्छी शिक्षा लेनी है और कुछ करके दिखाना है। तो जो जुनून था कुछ करके दिखाने का, वो उसकी प्रेरणा माता पिता हमें बराबर देते रहे, जिससे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारे और आगे बढ़ते रहे। काफ़ी समय आपका USA में गुजरा है, क्या वहाँ की बात करें और भारत की बात करें तो कितना अंतर महसूस करते हैं खासकर से ट्रीटमेंट को लेकर? मैंने 1997 में MS ऑप्थेल्मोलॉजी करने के बाद 1998 में मैं अमेरिका चला गया और लगभग 5 साल में US रहा और 2 साल मेरे ऑस्ट्रेलिया में निकले हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकसित देश जैसे USA, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में मेडिकल सुविधाएं काफ़ी एडवांस स्तर पे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ की समाज में जागरूकता भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। भारत की तुलना में 2 से 3 गुना या कई मामलों में 5-6 गुना भी एक्सपेंसिव हैं और कई बार डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो वहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा हैं पॉपुलेशन की वनस्पत, लेकिन फिर भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्टिव ऑपरेशन जैसे कैटरेक्ट सर्जरी या जो भी एक प्लांट सर्जरी होती है उसको करवाने में कई बार
2 से 3 महीने की या उससे अधिक की वेटिंग हो सकती है। जी। भारत में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में चिकित्सा सुविधाएं धीरे धीरे एडवांस होती जा रही हैं। यहाँ के डॉक्टर्स को अनुभव काफ़ी अच्छा है। चिकित्सा जो एक यहाँ की फैसिलिटी है वो उसकी कॉस्ट बनस्पत जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम है, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट नहीं के बराबर है। कि भारत जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान भारतीय चिकित्सकों ने किस प्रकार से अपने हौसले को कायम रखते हुए इस वैश्विक महामारी का मुकाबला किया, और उनका अनुभव कितना अच्छा रहा, ये एक विशेष पहलू है जो कि कई बार हम लोगों को अनुभव हुआ हो कि किस प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर धीरे धीरे चिकित्सा जो अनुभव है वो निष्णात है चिकित्सा के यहाँ के, और यहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी बहुत नहीं के बराबर है। यूएसए में प्रैक्टिस के बाद सेटल होने का प्लान कैसे बना यहाँ पर? कोटा अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में 7 साल के काम करने के बाद भारत लौटने का निर्णय एक बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था। इसमें एक्चुअली मेरी जो वाइफ हैं उनका भी पूरा सहयोग रहा, डॉक्टर विदुषी का, और साथ ही साथ ये निर्णय एक कंबाइंड डिसीजन था, एक संयुक्त निर्णय था। बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि जब हम वापस लौटने का प्लान कर रहे थे तो हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे जो टीचर्स थे, उन्होंने बताया कि देखो आप वापस जा रहे हो लेकिन वापस बड़ा मुश्किल हो सकता है, बड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बहुत टफ हो सकता है आपके लिए। तो मुझे भी कई बार ऐसा लगा था कि वहाँ पे जो पूरा लाइफ सेटल हो चुकी थी उसको छोड़ के वापस आना कितना अच्छा होगा, कितना लाभदायक होगा, लॉन्ग टर्म में कितना अच्छा होगा। लेकिन आज जब मैं लगभग 16 साल पहले लिए इस निर्णय को सोचता हूँ तो मैं पाता हूँ कि ये निर्णय बिल्कुल सही था। और हालांकि हमें पिछले लगभग जब हमने स्टार्ट किया था तो 1 या 2 साल तक दिक्कत आई थी, चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे जितना हम सोचा था उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लोगों का विश्वास, रोगियों का विश्वास जितने में हम कामयाब हो सके, सबसे बड़ी हमारी सफलता ये फैसिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखती है। लगता है कि उन सब फैसिलिटियों को आपने हाँ बिल्कुल। फैसिलिटी एक तो जो हमने सीखा था, जो भी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में जो हमने नेत्र चिकित्सा विज्ञान की ट्रेनिंग के दौरान सीखा था, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में कार्य करते हुए फेलोशिप ट्रेनिंग करते हुए जो भी सीखा था, उन पॉइंट्स को हमने, उन चीज़ों को हमने अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हुए उतारा। और साथ ही साथ रोगियों के साथ में एक जो कंपेशन मतलब दयालुता और सहानुभूति का व्यवहार है उसको करते हुए हमने अपनी मंजिल को पाया है। क्योंकि रोगियों का जो विश्वास है वो जीतने में हम समर्थ हो सके, ये सबसे बड़ी सफलता है। कई बार जब रोगी आता है चिकित्सक के पास में एक विश्वास लेके आता है। अभी तक कितने ऑपरेशन आप कर चुके हैं और क्या कितना स्ट्रगल रहा, क्योंकि कई जटिल ऑपरेशन भी आपने सफल रहे? सुई नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर की स्थापना 5 फरवरी 2006 में हुई थी। उसके इन 15 साल के दौरान हम लगभग 10 लाख से अधिक रोगी देख चुके हैं और लगभग 90,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। इसमें से कई सारे ऑपरेशन जटिल भी थे, कई सारे रोगी ऐसे भी हैं जो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स आए हैं या आउट ऑफ इंडिया से भी कुछ रोगी कोटा में इलाज कराने के लिए आए हैं। तो ये एक उनका ऑपरेशन करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन रोगियों के विश्वास से और भगवान की कृपा से हम इसमें कामयाब हो सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोगियों ने भरोसा कायम रखा और जिसके कारण एक विश्वास उनका हम जीतने में समर्थ हो सके। सर, निजी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, शादी को लेकर धारणा होती है कि प्रोफेशन पे ही शादी करना पसंद करते हैं, डॉक्टर से ही करते हैं। क्या लगता है आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ? एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है जब मेडिकल एजुकेशन में जब कोई एजुकेशन होता है तो कई बार कॉलेज में पढ़ते हुए डॉक्टर्स से शादी होना एक बहुत ही कॉमन ट्रेंड है। क्योंकि डॉक्टर्स को लगता है कि शायद डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी बिजी होती है, बड़ी अनयूजुअल होती है, तो शायद एक डॉक्टर उनकी लाइफ को अच्छे से समझ सकता है, इसलिए डॉक्टर्स से आपस में शादी होना बड़ा कॉमन है। मेरे संबंध में आपने पूछा तो मेरा जो विवाह है वो डॉक्टर विदुषी से हुआ है। ये एक अरेंज मैरिज थी, हालांकि वो भी एक डॉक्टर हैं जिन्होंने MBBS और MD एम्स नई दिल्ली से की थी और उसके बाद फिर FRCS किया था। लेकिन ये हमारी सारी जो अरेंज मैरिज थी, और उस शादी के बाद जो मेरे फादर इन लॉ थे, जो ग्रुप कैप्टन KM शर्मा साहब थे, वो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर थे और उन्होंने मतलब हमें मोटिवेट किया इंडिया वापस आने के लिए। उन्होंने बताया कि आप अगर बाहर काम कर रहे हो तो वापस देश लौटो और देश की सेवा करो, क्योंकि उनके अंदर देश प्रेम का, एक देशभक्ति का जज्बा होता है।
आर्मी और एयरफोर्स ऑफिसर्स में, तो वो जज्बा मुझे देखने को मिला। तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया, कन्विंस भी किया कि आप वापस आओ और वापस आके देश के लिए काम करो। देखा जाता है सर कि मरीज और डॉक्टर्स के बीच अब दूरियां बढ़ने लगी है, लापरवाही के कई आरोप लगते हैं, केस भी दर्ज होते हैं। इसकी वजह क्या मानते हैं, खासकर कोविड-19 कोरोना काल की हम बात करें तो ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है, वजह? डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशनशिप है, रोगी और चिकित्सक का जो रिलेशनशिप है, वो बहुत ही एक विश्वास का रिलेशनशिप है। और आजकल डॉक्टर और रोगी के बीच में दूरियां बढ़ने लगी हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण की दूरी, ट्रांसपेरेंसी का अभाव, पारदर्शिता का अभाव और साथ ही साथ विश्वास की कमी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एक डॉक्टर रोगी का इलाज करता है तो रोगी के प्रति सहानुभूति रखे, उसको इलाज के बारे में, कॉस्ट के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, उसके परिणाम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दे दे। और साथ ही साथ अगर रोगी कुछ बोलता है, कुछ सवाल पूछता है तो सहानुभूति पूर्वक उसकी बात को सुने, उसको बीच में इंटरप्ट नहीं करे। कई बार रोगी कोई सवाल पूछता है या कोई तकलीफ लेके आता है तो कई बार डॉक्टर्स जो होते हैं उसकी बात सुने बिना ही ट्रीटमेंट लिख देते हैं। तो वो भी कई बार एक बार रोगी को लगता है कि मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना गया। तो कंपेशन यानी कि सहानुभूति और दयालुता और कम्युनिकेशन और केयर और कॉम्पिटेंस, ये 4 सूत्र हैं जिससे कि डॉक्टर और रोगी का जो विश्वास है वो प्रगाढ़ हो सकता है। लगता है कि इस समय पे ज़्यादा जरूरत महसूस होती है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान रोगी और डॉक्टर के विश्वास की प्रगाढ़ता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर्स और साथ साथ में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, पुलिस प्रशासन है, मीडिया कर्मी हैं, सभी मिलकर कोरोना वॉरियर्स के रूप में आज एक आदर्श विषाणु का मुकाबला कर रहे हैं। और इस संघर्ष में पूरे देश में लगभग 700 से अधिक चिकित्सक शहीद हो चुके हैं। तो इसलिए आज ज़रूरत है कि हम हेल्थ केयर, हाइजीन, हॉस्पिटल पर फोकस करें। और जागो जनमत चैनल के माध्यम से मैं देश की सरकार से अपील करता हूं कि देश में खर्च होने वाली हेल्थ केयर सेक्टर में खर्च होने वाली जीडीपी जो कि 1.2% है, उसको बढ़ाकर कम से कम 3 से 5% करें। जिस प्रकार से आज हमारा रक्षा बजट है वो ज़्यादा है, वो जीडीपी का 3 से 5% है, तो उसी प्रकार से हेल्थ केयर बजट को बढ़ाया जाए, जिससे कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को, जो पेंडेमिक चल रहा है, उससे हम ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग से निपटने में, उससे मुकाबला करने में समर्थ हो सकें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान हेल्थ, हाइजीन, हॉस्पिटल पर फोकस इस महामारी ने डाला है। तो हम आज आवश्यकता है कि हम हेल्थ केयर बजट को बढ़ाएं और साथ ही साथ अपने पूरे देश में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसको हम वापस से दुरुस्त करें, जिससे कि इस प्रकार की महामारियों का मुकाबला अच्छी तरह से सुचारू रूप से हो सके। सर, कोविड-19 में सबसे ज़्यादा प्रभाव पूरे बॉडी में देखा जा रहा है। आँखों की हम बात करें, क्योंकि आप नेत्र सर्जन हैं, किस तरह के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं? कोविड-19 वैश्विक महामारी से जो रोगी पीड़ित हो चुके हैं या जो रिकवर हो चुके हैं, उन रोगियों में आँखों में एक विशेष प्रकार की समस्या देखने को आ रही है, जिसको हम बोलते हैं वास्कुलर ओक्लूजन। कई सारे ऐसे रोगी आ रहे हैं जिनकी आँखों में अचानक दिखाई देना या तो कम हो गया है या बंद हो गया है, क्योंकि शरीर के अंदर कोविड-19 वैश्विक महामारी से पीड़ित व्यक्ति को का जो रक्त प्रवाह है वो कई बार खून के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से खून के थक्के जम जाते हैं। तो कई सारे कुछ केस ऐसे पिछले 1 वर्षों में हमारे सामने आए हैं जिसमें अचानक दिखना बंद हो गया, जिस आँखों की सिराओं में या उनकी रक्त संचार का अवरुद्ध होने के कारण। तो एक तो दुष्प्रभाव ये देखा जा रहा है जो कि आंखों में बड़ा सीरियस दुष्प्रभाव है। इसलिए यदि आप कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं और अब आपकी आंखों में अचानक दिखाई देना बंद हो चुका है या धुंधला दिखाई देना शुरू हो चुका है, तो आप इसे नज़रअंदाज नहीं करें, तुरंत अपने नज़दीकी नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें और इलाज कराएं। और दूसरी जो मुख्य समस्या अभी कोरोना कालखंड के दौरान देखी जा रही है वो है मास्क से संबंधित। मास्क, जैसा कि आप जानते हैं कि मास्क लगाकर बाहर निकलना कोरोना कालखंड का एक बहुत ही बड़ा युग धर्म है, बहुत आवश्यक युग धर्म है। हमें बिना मास्क के बाहर नहीं जाना है, मास्क लगा के बाहर जाना है। और जब आप मास्क लगाते हैं तो क्या होता है कि जब मास्क लगाने के बाद जब आप सांस छोड़ते हैं तो जो सांस का प्रभाव होता है वो ऊपर की तरफ जाता है, और ऊपर की तरफ जाने से आँखों के कॉर्निया में जो टीयर फिल्म होती है वो वाष्पीकृत हो जाती है, जिसको विशेषज्ञों ने
मैड यानी कि मास्क एसोसिएटेड ड्राई आई, MAD कहा है। तो MAD यानी कि मास्क एसोसिएटेड ड्राई आई से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप जब मास्क लगाते हैं तो ऊपर वाला पार्ट आप चाहें तो टेप लगा लें, टेप से चिपका दें उसको। कई मास्क ऐसे भी आते हैं जो अच्छी तरह से नाक के साथ नेजल क्लिप होती है, वो नाक के साथ अच्छे से फिट हो जाते हैं। तो जब आप सांस छोड़ते हैं तो वो सांस की जो वेपर होती है वो ऊपर नहीं जाती है, वो नीचे से एस्केप हो जाती है। तो इसी प्रकार इस तरह से फॉगिंग को भी आप अवॉइड कर सकते हैं और जो मास्क एसोसिएटेड ड्राई आई है MAD, उससे भी आप बच सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना कालखंड में डिजिटल डिवाइसेज, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, कंप्यूटर्स का उपयोग कई गुना बढ़ा है। आज आप जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व भर में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं। इस प्रकार से बच्चे 8 से 10 घंटे डिजिटल डिवाइसेस के साथ उपयोग कर रहे हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल आई स्ट्रेन, डिजिटल विजन सिंड्रोम या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के केस कई गुना बढ़ चुके हैं। बच्चों की आंखों में मायोपिया जो है, चश्मे का माइनस नंबर की जो घटनाएं हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इनसे रोकने के लिए आपको 20-20-20 रूल का पालन करना है। सर, किस तरह के 20-20 रूल है हमारे दर्शकों तक? 20-20-20 रूल एक कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने का एक विशेष प्रकार का की सेफ्टी टिप्स है। जब आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन को उपयोग करते हैं तो 20 मिनट के बाद आप 20 सेकंड का ब्रेक लें, 20 फीट दूर देखें और साथ ही साथ एक बार में 1 मिनट में 20 बार अपनी पलकों को झपकाएं। आप कोशिश करें कि ब्लिंक पूरी तरह से करें। कई बार क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्लिंक होता है, हम पलकों को आधी झपकाते हैं और फिर खोल लेते हैं। तो पूरा ब्लिंक करें, फिर पलकों को खोलें। 20 बार 1 मिनट में पलकों को झपकाने की आदत डालें। 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लें, 20 फीट दूर देखें और साथ ही साथ 20 कदम आप चल भी सकते हैं। गर्मी के मौसम में 18 से 20 गिलास पानी आप ले सकते हैं, जिससे कि बॉडी के अंदर हाइड्रेशन बना रहे और ड्राईनेस के केसेस या इंसिडेंस कम रहे। इसके साथ साथ में आप नियमित रूप से हर 6 महीने में 2 बार अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं, ताकि कोई भी आंखों समस्या है, जैसे मायोपिया है बच्चों में जो हो रहा है, उसकी यदि मायोपिया है, चश्मे का माइनस नंबर बच्चों में बढ़ रहा है, तो दवा डाल के पर्दे की जांच कराना न भूलें। क्योंकि मायोपिया भी एक तरह से आज के ज़माने में कोरोना कालखंड में एक एपिडेमिक के रूप में बढ़ रहा है। चश्मे का माइनस नंबर -1, -2 से स्टार्ट होता है और -5, -6, -7 बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो इनका ध्यान रखें और 20-20-20 रूल का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है डिजिटल विजन सिंड्रोम से बचने के लिए। सर, लास्ट सवाल, डॉक्टर सुरेश पांडे नेत्र सर्जन ना होते तो क्या होते? यदि मैं नेत्र सर्जन नहीं होता तो शायद मैं एक लेखक होता या आपकी तरह पत्रकार होता। तो मुझे लिखने का इंटरेस्ट बचपन से रहा है। जब मैं छोटा था तब से मैं लिखता आ रहा हूँ और मेरे लेख जूनियर साइंस डाइजेस्ट या रीडर्स डाइजेस्ट में छप चुके हैं। अभी तक कुछ लिखा आपने? हाँ, मैंने कोरोना कालखंड के दौरान 2 विशेष पुस्तकें लिखी। एक है सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर्स और दूसरी है हिप्पोक्रेटिक ओडिसी। तो सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर्स कोटा के उन सभी बच्चों के लिए लिखी है जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, मेडिकल एस्पिरेंट्स हैं या जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो ये पुस्तक जो है ये मैंने पिछले 2 साल के अंदर लिखी है और कोचिंग नगरी, शिक्षा नगरी कोटा के उन बच्चों के लिए लिखी है जो कि मेडिकल कॉलेज में इंटरेस्टेड हैं, प्रवेश लेकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। दूसरी मेरी पुस्तक जो अभी फिलहाल कुछ महीने पहले रिलीज हुई है, हिप्पोक्रेटिक ओडिसी। ये इस पुस्तक में हम लोगों ने अपने जीवन संघर्ष के बारे में लिखा है और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और यंग डॉक्टर्स हैं उनसे सफलता की टिप्स शेयर किए हैं। किस प्रकार से एक सफल डॉक्टर बनकर आप देश विदेश में नाम कमा सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने प्रोफेशन में मरीज और डॉक्टर के संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए रोगी का विश्वास जीत सकते हैं। तो इस प्रकार के कई सारे इंसिडेंट्स और कई सारी बातें इन दोनों पुस्तकों में हम लोगों ने शेयर की हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर विदुषी ने मेरी किताब मेरी दोस्त नामक एक विशेष पुस्तक लिखी है जो कि कोचिंग वाले बच्चों के लिए लिखी है। तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से लेखन में रहा है और मुझे लेखन बहुत पसंद है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लेखन के माध्यम से आप कई व्यक्तियों को टच कर सकते हैं, उनके जीवन को इंस्पायर कर सकते हैं और उनके जीवन को प्रेरणास्पद बना सकते हैं।
आपकी किताबें काफ़ी लाभप्रद हो। हमारी जागो जनमत टीम से आपके लिए शुभकामनाएं। जाते जाते दर्शकों को किस तरह का संदेश देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? जागो जनमत चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को संदेश देना चाहूँगा कि समूचा विश्व और हमारा देश इस समय कोरोना कालखंड के एक बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत में प्रतिदिन कई सारे नए केस सामने आ रहे हैं। कोविड-19 से बचने के लिए हमें मास्क, हैंड हाइजीन यानी कि हाथों को सैनिटाइजर से बार बार धोना, और रेस्पिरेटरी हाइजीन और साथ ही साथ फिजिकल डिस्टेंसिंग नामक इन फार्मूलों पर अमल करना पड़ेगा। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना कालखंड के दौरान आप को हौसला बनाए रखें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, और साथ ही साथ जान है तो जहान है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य में योगा, प्राणायाम और साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवनचर्या को अपने स्वास्थ्य का अंग बनाएं। और यदि आपको फीवर या कफ जैसे सिम्टम है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर परामर्श लें। और साथ ही साथ 20-20-20 रूल का पालन करें, डिजिटल आई स्ट्रेन से बचें और अपनी आँखों की जांच समय समय पर कराते रहें। जागो जनमत चैनल के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को मेरा ये संदेश है। और उसके साथ साथ ही मैं दर्शकों से अपील करता हूँ कि आप डिजिटल क्रांति का एक अंग बने, जागो जनमत चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से जो महत्वपूर्ण अपडेट है, महत्वपूर्ण समाचार है, स्वास्थ्य संबंधी अपडेट है, उससे आप हर क्षण हर पल रूबरू होते रहेंगे। और मैं समस्त जागो जनमत टीम को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने डिजिटल संचार क्रांति के माध्यम से कोरोना कालखंड के इस विषम परिस्थिति में आज हम सभी को हर पल हर क्षण नए नए समाचारों से और नए नए स्वास्थ्य अपडेटों से बराबर अपडेट करते जा रहे हैं। मैं शुभकामनाएं देता हूं समस्त जागो जनमत टीम की, और पुनः मैं धन्यवाद देता हूं आज संडे बिग बॉस के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।